सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है सबका आज 25 नवंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। बहुत लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम वापस से अपने इस विश्लेषण को जारी रखें। कुछ व्यस्तता के कारण मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। चलिए, आप सब लोग का जो सपोर्ट है और जो आप लोग का करंट अफेयर्स को लेके इंटरेस्ट रहता है इस वीडियोस में, मेरे को बहुत ही खुशी होती है कि स्टूडेंट्स लगातार कहते हैं कि सर आप वीडियो डालिए, और हम इंतज़ार करते हैं कि आपकी वीडियो आए और हम देखें उसे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने जो खबरें हैं उसमें है, पहली बात तो जो उत्तरकाशी में टनल एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना जो हुई है सुरंग में, सिलक्यारा टनल जो है उसमें अभी प्रोग्रेस में है काम। ये बेसिकली अगर हम देखें तो टनल को रास्ता बनाना बहुत ही टिपिकल है। ठीक है, अगर आप बात करें कि सर प्रेजेंटली वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंटली अब जो आपकी एजेंसीज़ हैं वो वर्टिकल ड्रिलिंग वाला ऑप्शन अपना रही हैं, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वाला सिस्टम था जिससे वो सुरंग में ऐसा अंदर रास्ता बना के अंदर फंसे जो हमारे भाई लोग हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, वो फेल हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इसलिए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि यहाँ पे तो प्रयासरत है ही, मगर वर्टिकल ड्रिलिंग का प्रयास कर रही है। इवन देखिए, जो यूएसए से बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई, जैसे कि ऑगर मशीन का नाम आया है जो कि वर्ल्ड क्लास मशीन होती है, वो भी इस टनल में फेल हो गई है। इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और फेल तो हुई थी, इसमें अटक अटक भी गई थी। तो फिलहाल इंडियन आर्मी को भी बुला लिया गया है और वर्टिकल ड्रिलिंग से भी प्रयास करा जा रहा है कि हमारे जो फंसे वर्कर्स हैं उनको निकाला सके। हमारी दुआएं हैं कि ये मिशन जल्द से जल्द कामयाबी के साथ ख़त्म हो और हमारे फंसे भाई लोग बाहर आए। ईडी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ करेगी सुनवाई, कि बेसिकली पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको लेकर आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, धन संशोधन निरोधक कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ करेगी। ठीक है, बेसिकली ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि अब देख रहे हैं लगातार ईडी न्यूज़ में आ रही है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर रही है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस मैन को अरेस्ट कर रही है। ये तो कुछ एक्टिविस्ट एडवोकेट्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब ईडी की जो पावर्स हैं इसमें ये किसी को भी उठा के कभी भी ले जा रहे हैं, इस पर देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें याचिका डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर देख रहा है। और हुआ भी ये कि दो केसेस में ईडी ने जिस तरीके से पॉलिटिकल पर्सन को और एक बिजनेसमैन को उठाया था, मतलब उठाया तो नहीं कहेंगे, एजेंसी ने उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करी थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कानूनी दायरे में गलत थी। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अगर हम बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फंडिंग, इन सब चीज़ों को देखती है। ठीक है, फॉरेन फॉरेन फंडिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखती है जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, नतीजन न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को समय की कमी के कारण नई पीठ के भेजने का फैसला लिया। ठीक है, बेसिकली अब देखेंगे क्या रहता है प्रोग्रेस में। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा था कि वह प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों की समीक्षा जारी रखेगा। गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, कुर्की और इकबालिया बयानों को सबूत मानने में पीएमएलए के प्रावधानों की समीक्षा जारी रहेगी।
देखिए धीरे धीरे प्रयास करा जा रहा है कि कैसे और सफिस्टिकेटेड रूल्स लाए जाएं, ताकि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहें। ऐसा याचिका में प्रयास करा गया था। चलिए आगे आते हैं। चीन के चंगुल में फंसा पाकिस्तान, ये हमारे आर्टिकल्स हैं। इस आर्टिकल में बेसिकली हम देखेंगे कैसे पाकिस्तान के बारे में एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि उसकी अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज पर निर्भर है। देखिए अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने, हर देश का एक इंटरनल इकोनॉमी होती है, ठीक है, टैक्सेशन होता है, सर्कुलेशन होता है। पाकिस्तान में इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है, तो ये लैंडिंग करता है, मतलब ये उधार लेता है। चाइना ने इनको उधार दिया था, और चाइना ने उधार भी दिया था, चाइना ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फंडिंग करे थे, और ये डे वन से तय हो गया था कि ये प्रोजेक्ट्स और कुछ नहीं है। मैं जिन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ वो है बंदरगाहों का निर्माण करना, पोर्ट्स का निर्माण करना, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखना, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप करना, पाकिस्तान में रोडों का निर्माण करना, और पाकिस्तान को ताम्र कर्जे में डाल देना। ये थी चाइना की रणनीति, जो कि कामयाब रहा। इस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, किसी भी राष्ट्र के लिए ऐसा होना खतरा है। पाकिस्तान वैसे भी आईएमएफ से बार बार बेल आउट ले चुका है, आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। बेल आउट क्या होता है साथियों? बेल आउट का मतलब होता है कि अब हम कर्जा दे ही नहीं पाएंगे, हमको माफ़ करो। तो आईएमएफ क्या करता है, चलो जाओ छोड़ दिया, मगर ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस में करता है। पाकिस्तान के बारे में एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि उसका अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज पर निर्भर है। वर्ष 1958 से लेकर अब तक पाकिस्तान आईएमएफ के पास 23 दफ़ा विदेशी कर्ज के लिए पहुंचा है, जिसमें 1988 के बाद 14 दफ़ा गया है, ठीक है। पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नकदी की कमी के संकट से गुजर रही है, इसलिए उसे विदेशी कर्जे की अत्यंत आवश्यकता है। 2 हफ्ते की इस बातचीत में आईएमएफ ने खुद पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के विशेषण के बाद उसके वित्तीय सहायता की जारी रखने पर अपनी सहमति दी। आईएमएफ से बात कर रही थी पाकिस्तान, ठीक है। अमूमन पाकिस्तान और चीन की गहरी दोस्ती में दोनों के लिए भारत और मुख्य मकसद रहता है, भारत एक मुख्य मकसद रहता है, पर सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज के लिए चीन पर सबसे अधिक निर्भर है। देखिए हो क्या रहा है कि देखिए आईएमएफ क्या है ना, आप समझ लो कि आईएमएफ तो बैंक है अपने आप में। और आईएमएफ अगर हम बैंक के पास जाते हैं, ठीक है, तो बैंक आपको जो लोन देता है वो बहुत सारी शर्तों के बाद देता है। वो आपकी पूरी प्रोफाइल देखेगा, आपके खाते में ऑलरेडी कितने पैसे दिखेगा, आपके पिछले 2-3 साल से 1 साल से कितना बैलेंस मेंटेन चल रहा है वो देखता है, फिर आपका सिविल स्कोर क्या है वो देखता है। मतलब बैंक एक पूरा प्रोसीजरल चीज़ में चलता है। चाइना एक दोस्त की तरह है, जिससे आप पैसे मांगो तो वो इतना बड़ा ये तो नहीं बनाएगा, वो आपको पैसे दे देगा, मगर उसके अपने कहीं ना कहीं पीछे कुछ मकसद होंगे। तो पाकिस्तान के लिए क्या हो रहा है कि अगर ये पाकिस्तान है और इसको जरूरत पड़ती है पैसे की, तो ये पहले तो जाता है आईएमएफ के पास, ठीक है, क्योंकि कायदे में आईएमएफ से लेना ही ठीक है। पर अब आईएमएफ जान गया है कि भैया हम इसको लोन नहीं दे पाएंगे, इनका जो सिविल स्कोर है ये बहुत ख़राब हो चुका है। सिविल स्कोर क्या होता है साथियों? ये बेसिकली आपका क्रेडिट स्कोर होता है कि आपने कितने पेमेंट्स अपने टाइम पे रखते हो, आप कितना अपना कर्जे को समय से निपटाते रहते हो। तो आईएमएफ ने तो तय हो गया कि आईएमएफ मना कर देता है कि नहीं भैया हम आपको मदद नहीं कर पाएंगे अब। तो पाकिस्तान के दोस्त के पास, भाई मेरे को ज़रा 100 रुपये पेटीएम कर दे, मैं तेरे को अगले हफ्ते वापस कर दूंगा। चाइना जानता है कि इसके पुरखे भी वापस कभी नहीं कर पाएंगे। हालांकि चाइना बहुत दिमाग लगाता है कि पाकिस्तान को कहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो ले लो, हम ना, देखो आप कुछ पैसे से कर नहीं पाओगे, आपको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान बोलता है हाँ सही बात है, मगर हमारे पे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि हम बड़े बड़े पोर्ट्स बनाएं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, तो हम कैसे करेंगे? चाइना बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये लो पैसे, ये लो पैसे, और एक काम करना, हम अपनी टीम भेज रहे हैं,
तो चाइना ने क्या करा साथियों, चाइना ने पूरी पूरी अपने कॉन्ट्रैक्टर्स, चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स और गवर्नमेंट जो वहाँ की पीडब्ल्यूडी होती है, उनकी पूरी पूरी टीम भेज दी पाकिस्तान में। उन्होंने पूरे पूरे पोर्ट्स बनाए, रोडें बनाई, ठीक है, उन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई, पूरा नया बंदरगाह तैयार कर दिया रेनोवेट करके। पाकिस्तान खुश हो गया कि देखो भाई, हमने पैसे भी लिए, काम भी करा दिया, मज़ा आ गया। जबकि चाइना ने इसके लिए लीज बांधी थी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। अब पाकिस्तान उससे ताउम्र कर्जे पे आ चुका है। यही आर्टिकल समझाने का प्रयास करा जा रहा है। ऑलरेडी आईएमएफ पैसे दे चुका था, वो तो घाटे में गया ही गया, ये कर्जा और ले लिया है। तो बेसिकली अब जो है पाकिस्तान, आईएमएफ ने तो मना कर दिया है कि भैया हम आपको अब और लोन देंगे ही नहीं। चाइना क्यों मत कर रहा है? चाइना सिर्फ इसलिए मत कर रहा है क्योंकि चाइना की है पर्सनल राइवलरी इंडिया के साथ, और इंडिया को परेशान करने के लिए हाल ही में साथियों, एक हफ्ता पहले एक सैटेलाइट इमेज आई थी जो कि बहुत वायरल हुई थी। उसमें पाकिस्तान के पोर्ट में जो बंदरगाह है, वहाँ पे चाइनीज़ सबमरीन और एक युद्धपोत, एक जो है वॉरशिप खड़ा हुआ था। यही इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई बार कहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को बंदरगाह बना के दिया, दुनिया को ये कहा कि हम यहाँ पे ट्रेड बढ़ाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। अरे उस देश में है ही क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए? अल्टीमेटली चाइना उन बंदरगाह का इस्तेमाल, उन पोर्ट्स का इस्तेमाल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रही है कि कल को अगर कभी वहाँ पे कोई अटैक हो गया, मतलब अटैक अगर करना पड़ा इंडिया पे, तो साथियों आप थोड़ी अगर ज्योग्राफी समझने का प्रयास करो, अगर कभी भी चाइना को इंडिया पे अटैक करना पड़े या कभी एकदम से सिचुएशन वॉर की बन जाए, तो चाइना उन पोर्ट्स में अपने जहाज़ों को, सबमरीन को इस्टेब्लिश कर पाएगी। ये देखो, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पोर्ट्स बनाए हैं, बंदरगाह रेडी करे हैं। कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले की बात है, यहाँ पे इनके एक बंदरगाह पे सबमरीन खड़ी हुई थी और एक वॉरशिप खड़ा हुआ था, छोटा सा फ्रिगेट, जैसे कहते हैं, फ्रिगेट कहते हैं। दोस्तों बंदरगाह का इस्तेमाल व्यापार के लिए होता है। जैसे भारत में यहाँ बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, यहाँ बंदरगाह है, यहाँ बंदरगाह है, यहाँ बंदरगाह, पारादीप पोर्ट है, तमाम बंदरगाह होते हैं। दोस्तों बंदरगाह का इस्तेमाल क्या होता है? ट्रेड के लिए होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होता है, ना कि मिलिट्री काम के लिए होता है। मतलब मिलिट्री काम के लिए भी होता है, मगर अगर वो उसी देश की मिलिट्री हो। मगर यहाँ पे चाइना ने, बताइए, पाकिस्तान में अपनी शिप खड़े कर दिए हैं। यही भारत सरकार कह रही है बार बार, मगर पाकिस्तान तो है रहा कर्जे में। तो अब जो चाहे चाइना कर सकती है उस पोर्ट पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुद्दे पे आते हैं कि पाकिस्तान समस्या चल क्या रही है। अमूमन पाकिस्तान और चीन की गहरी दोस्ती में दोनों के लिए भारत एक मुख्य मकसद रहता है। पर सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज के लिए चीन पर सबसे अधिक निर्भर है। विश्व बैंक के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को करीब 40 अरब डॉलर कर्जा दे रखा है। 40 अरब डॉलर, जबकि हकीकत में दिए गए कर्जे की मात्रा इससे तकरीबन 50% से भी अधिक है। मतलब 40 अरब डॉलर तो वो रिकॉर्ड में है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, बाकी तो अनरिकॉर्डेड है। इस बात की पुष्टि इन्हीं दोनों में से एक रपट में विश्व में के एक वैश्विक रिसर्च संस्थान AID डाटा ने की है। मतलब जो देखिए, बहुत से संस्थान होते हैं रिपोर्ट्स बनाते हैं, स्टडीज़ करते हैं। उनमें से एक ने बताया कि उस रिपोर्ट के अनुसार चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए कर्जे का तकरीबन 70 अरब डॉलर के बराबर है। ऑफिशियल रिकॉर्ड में कह रहे हैं कि भैया हमने 40 अरब डॉलर, जबकि जो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करी उसमें पाया गया कि 70 अरब डॉलर है। ठीक है, और ये लगभग 2015 से 17 के दौरान चीन से लिया गया था। बीते 19 अक्टूबर को पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने, एक प्रतिनिधि ने चीन यात्रा के दौरान अब जब कहा कि पाकिस्तान चीन पर आंख बंद करके भरोसा करता है, तो यकीनन ये पाकिस्तान की मजबूरी ही दिखती है। चीन द्वारा अब तक पाकिस्तान को अवसंरचना विकास की कुल 443 परियोजनाओं ने वित्तीय सहायता दी गई है। मैंने आपको बताया ना, अवसंरचना मतलब क्या होता है? पोर्ट्स डेवलप करना, रोड डेवलप करना, हॉस्पिटल डेवलप करना, इंडस्ट्री सेटअप करना।
इसके अलावा सबसे अचंभित करने वाली बात यह भी है कि 2012 से 2021 तक लगातार प्रतिवर्ष पाकिस्तान ने चीन से आपातकालीन वित्तीय सहायता भी ली है। चीन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के पिछले चलते कई दशक से विश्व के ऐसे छोटे मुल्कों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। चीन उन्हें अवसंरचना विकास के मद्देनजर कर्ज उपलब्ध कराता रहता है। ठीक है। वेनेजुएला तथा तीसरे नंबर पर $70 अरब के साथ पाकिस्तान है। देखिए, चीन ने बहुत सारे कंट्रीज को दे रखा है लोन, जिसका वो उठाता है फ़ायदा, है ना। गौरतलब है कि अर्जेंटीना के मामले में चीन ने उससे अपनी मुद्रा में विदेशी कर्ज इसलिए उपलब्ध कराया था कि एक समय अर्जेंटीना आईएमएफ को उसके द्वारा दिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ था और आईएमएफ द्वारा लगाए जा रहे जुर्माने से बचने के लिए उसने चीन से वित्तीय सहायता ली थी। देखिए, मैंने आपको बताया कि देखिए आईएमएफ क्या है, बेसिकली बैंक है। आईएमएफ एक बैंक है, बैंक काम करता है बैंक की तरह। आपकी किस्तें बनती हैं, आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है। अब जब ये कंट्रीज पेमेंट नहीं कर पाती हैं तो इन पर बहुत सैंक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है। उससे बचने के लिए चीन उनको ही मदद कर रहा है। चीन मदद कर रहा है, मगर चीन अपना अपना मकसद भी पूरा कर रहा है डिप्लोमेसी का। ठीक है। बाद में काम करता है इन कंट्रीज में जाके। पाकिस्तान 1960 से 1990 के बीच दशकों में दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना जाता था और आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इस दौरान पाकिस्तान की औसत विकास दर 6% के आसपास हुआ करती थी, जबकि पिछले 3 दशक में उसकी अर्थव्यवस्था की 6% के अधिक जीडीपी के स्तर की मात्र दो दफ़ा 2004-2005 में हासिल किया। इसके अलावा आगामी वित्त वर्ष के लिए तो आईएमएफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान 2% के आसपास ही रखा है। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है वो हो रही है इस समय 8% की ग्रोथ पे, और पाकिस्तान की हो रही है 2%। आप ही सोचो कितना फ़र्क है। तो कर्जे में चल रहे हैं इससे पाकिस्तान पूरा। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फर्जी पर मुस्तैदी, मतलब फेक न्यूज़, मतलब फेक चीज़ों पे। सूचना तकनीक के तीव्र प्रसार ने जहां एक तरफ बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं कई चुनौतियां भी पेश की हैं। इस तकनीक का उपयोग बहुत सारे ऐसे लोग भी करने लगते हैं जो समाज में अस्थिरता, नफरत, वहमान और उत्तेजना फैलाना या किसी को बदनाम कर सनसनी पैदा करना चाहते हैं। झूठी खबरों और सूचनाओं के चलते अनेक जगहों पर लोगों को उत्तेजित होकर भीड़ हिंसा करते भी देखा जा चुका है। ये बेसिकली बात कर रहे हैं कैसे फेक न्यूज़ के माध्यम से बड़ी बड़ी भीड़ें भड़काई जाती हैं, समुदायों को भड़काया जाता है। पिछले दिनों इस विधि से कुछ फिल्मी अभिनेत्रियों की बॉडी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई थी। हम यहाँ बात कर रहे हैं डीप फेक की। साथियों, डीप फेक एक ऐसा टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर का, जिससे पता क्या होता है, इससे हम किसी भी लीडर की या किसी भी एक्टर की या किसी भी व्यक्ति का वीडियो को एडिट करके फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत आराम से चेंज करके कुछ भी बुलवा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम किसी भी देश के राष्ट्रपति द्वारा कुछ भी वीडियो बनवा सकते हैं। मतलब कि हमने सॉफ्टवेयर ली, हमने किसी की वीडियो ली और वो मान ली ओरिजिनली वीडियो में कह रहा था कि जैसे कि वीडियो आई भी थी एक प्रेसिडेंट की, उसमें वो नॉर्मली बातें कर रहे थे एक इंटरव्यू में। उस वीडियो को सॉफ्टवेयर में डाला, सॉफ्टवेयर ने उसमें एडिटिंग करी और जो फाइनल वीडियो निकल के आई उसमें क्या करा, कुछ और कह रहा है। वो बेसिकली वीडियो को डीप फेक के माध्यम से ऐसा एडिट करते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन पूरे आपको लगेंगे असली, आपको लगेगा कि बिल्कुल वही आदमी कह रहा है। ठीक है। तो डीप फेक बेसिकली क्या होता है, किसी भी वीडियो को एडिट करके उससे जो मन में आए बुलवाना। बिल्कुल ओरिजिनल लगती है वीडियो, आप उसमें अंतर बता ही नहीं सकते अनटिल अनलेस कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो। तो ये डीप फेक अब फेक सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी का नया हथियार है।
पहले क्या था, फेक न्यूज़ होता था, फेक न्यूज़ वायरल करना, फर्जी आर्टिकल वायरल करना। अब डीप फेक हो रहा है कि पूरा पूरा इंटरव्यू एक वीडियो को एडिट करके नए सिरे से कुछ भी उसमें छेड़खानी करना। अब केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस तरह की तस्वीरें जारी किए जाने को लेकर गंभीरता दिखाई है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को संचालित करने वाली कंपनियों के साथ बैठक की और उन्हें ऐसी गतिविधियों को पहचान करने, उन पर रोक लगाने के उपाय तलाशने को कहा। दरअसल डीप फेक ही नहीं, पूरे कृत्रिम मेधा। और साथियों, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ये सब, ये छोटी छोटी ब्रांचें हैं, शाखाएं हैं कृत्रिम मेधा की। या तो हम एआई का इस्तेमाल अच्छे काम में कर सकते हैं साथियों, या हम गलत काम में कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी डीप फेक के लिए भी कानून आएंगे। तो डीप फेक क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और ऐसी टेक्नोलॉजी किसी भी देश में कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कल को आपके पास कोई वीडियो आ जाए आपके देश के प्रधानमंत्री की, जो कि डीप फेक से बनाई गई हो, और वो आपसे कह रहे हो कि कुछ भी जो वो ओरिजिनली नहीं कहते। आपको लगेगा कि यार ये वीडियो एकदम ओरिजिनल है, पर वो एडिटेड वीडियो है। ठीक है, डीप फेक से निपटने के लिए लाएंगे नए नियम, अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा था। आइए आगे आते हैं। गाजा पट्टी में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई आज से लोगों को राहत। हम जानते हैं कैसे पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में जो कुछ तनाव थे वो थोड़े और बढ़ गए जब हमास ने इसराइल पर अटैक करा। वर्तमान में स्थितियां अभी भी ठीक नहीं है, मगर धीरे धीरे जो वहाँ पे आपके हमास के आतंकवादियों ने जो लोग को हॉस्टेज बनाया हुआ था उन्हें छोड़ रही है, उसी को लेकर खबर है। बाकी कुछ खेल जगत की खबरें हैं। जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, भारत ने 26 सदस्यीय टीम घोषित की। भारत ने शुक्रवार से आर्मेनिया के येरेवन में शुरू हो रही IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। साथियों, हमको ये याद रखना ज़रूरी है UPPCS या कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए कि अब IBA जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है? कहाँ होने वाली है? येरेवन में होने वाली है। और ये कहाँ पे है साथियों? ये है आपका आर्मेनिया में। आज हम आर्मेनिया को मैप में देखेंगे घर जाके। आप सब लोग अपने एटलस खोलेंगे, आर्मेनिया को देखिएगा। आर्मेनिया को देखिएगा, साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि आर्मेनिया के आसपास में और कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, कौन सी नदी बहती है आर्मेनिया से। मैं चाहूँ तो ये आपको इस स्लाइड में बताऊँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि हमको खुद मेहनत करना सीखना पड़ेगा। आज की तारीख में इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतने चीज़ें अवेलेबल हैं कि हमने उतनी मेहनत करना ही छोड़ दिया है। आप अपनी एटलस खोलेंगे साथियों, और आर्मीनिया से कौन सी नदी बह रही है, आर्मीनिया की करेंसी क्या है, आर्मीनिया के पास में कौन सी कंट्रीज़ हैं, हम इसको आज याद करेंगे। अगर आपको मेरी थोड़ा सा गला बैठा हुआ लग रहा होगा तो थोड़ी सी मेरे प्रॉब्लम थी, मगर वो समय आते ठीक हो जाएगी। चलिए साथियों, आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा ये प्रयास रहेगा कि वीडियो बराबर रेगुलर रहेगी। शेड्यूल थोड़ा फ्री हो रहा है तो मैं भी चाहूँगा कि मैं इन वीडियोस को बराबर से लाता रहूँ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।